चलिए, तो अगली चीज आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, इसको समझेंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कि जैसे आप इसकी इसकी मतलब अगर हम थोड़ा कहानी समझाएं तो कैसा है कि जैसे दो इवेंट है ए बी, ठीक है। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन आपके पास थ्योरम की बात होगी तो इसमें क्या होगा कि हमें ए भी चाहिए एंड बी भी चाहिए, यानी पी ए डॉट पी बी, पी ए डॉट। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे हम बोले कि हमें इक्का भी चाहिए और हमें किंग भी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि हमें ए भी चाहिए। तो इसको हम क्या करते थे, जनरल बात है, अगर हम थोड़ा सा आपको पीछे लेके चले जाए जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी है, 11th की प्रोबेबिलिटी पढ़ी या नहीं पढ़ी, बेसिकली कि हम बोले कि हमें इक्का भी चाहिए तो हम बोलेंगे पहले इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी है ना, और हम बोले हमें किंग भी निकालनी चाहिए तो हमें किंग की भी प्रोबेबिलिटी। एपीएनसी में तू चला जा, प्रोबेबिलिटी छोड़ दे, हम केवल तुमसे पूछे कि हमें इक्का भी चाहिए और, तो हम प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, हम तुमसे पूछा इक्का भी चाहिए तो हम बोलेंगे पहले इक्का और फिर क्या, किंग, और उस दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई टुगेदर, हाँ या ना बोल, एंड। तो यहां ये चीज क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्या कहलाती है, बात समझ में आ रहा है? यानी बेसिकली अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है, किसकी बात समझ में आ रहा है, ए इंटरसेक्शन ए एंड बी की बात कर रहा है, ए बी एंड बी बी, हाँ या ना। तो यहां मल्टीप्लाई, तो बेसिकली आता किससे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, यानी सारी चीजों का मूलभूत जो आधार है वो कौन सा है, कंडीशनल। कैसे बन रहा है वो समझना, अभी अभी हम जानते हैं, इसमें हम थ्योरी नहीं लिखवा रहे हैं, जो बात समझाए वो समझ में आया। वी नो दैट कि पी ए अपॉन बी जो होता है बेसिकली वो कितने के बराबर होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितने के बराबर होता है, अरे हाँ या ना। हम इसी की तो तलाश है, इसी की तलाश है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना, पी बी डॉट कितना, पी ए अपॉन बी, हाँ या ना बोल। यही कहलाता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। उल्टा भी लिख सकता है, ऐसा भी लिख सकता है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना लिख सकता है, पी ए और डॉट यहां क्या लिख सकता है, पी बी अपॉन ए। एक ही चीज है, अरे एक ही चीज है। ये हमारा क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, सीधा सीधा। तो अगर ऐसी चीज है तो इसकी क्या खास बात है, कुछ तो खास बात नहीं होगी, नहीं, बस यही खास बात है कि हमें इंटरसेक्शन चाहिए होता है, यानी हमें दोनों चाहिए होता है, तो हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। अब ये दो के लिए है, कभी कभी जिंदगी मान लो जहन्नुम बन गई और 3 पूछ लिया, क्या पूछ लिया, या 4 पूछ लिया या 5 पूछ लिया, तो किस तरीके से काम करेंगे। तो इन जनरल हम आपको जनरलाइज कर देते हैं इसके लिए, पहले 3 बताते हैं फिर हम आपको 4 के लिए बता देंगे कि अगर पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पूछ ले तो लिखने का तरीका देखेंगे कि सबसे पहले हम पी ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे पी बी अपॉन ए, क्या लिखेंगे, पी ए फिर पी बी अपॉन ए। अब बी बी लिख दिया तो अब हम किस पे चल रहे हैं, सी पे, किस पे चल रहे हैं, तो हम लिखेंगे पी सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी, सी अपॉन कितना लिखा, ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये बात समझ में आ रही, क्या लिखे, अभी ये तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अब जनरलाइज करना है तो समझ में आएगा। जनरलाइज कर रहे हैं क्या, अगर मान लीजिए पी ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री इंटरसेक्शन सो ऑन ए एन रहा, तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पी ए वन, क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे पी ए टू अपॉन, मतलब जो हो चुका उससे डिवाइड करते जाना है, यानी अगला हम लिखने वाले पी और यहां लिखने वाले ए3, क्या लिखने वाले, तो नीचे क्या आएगा a1 इंटरसेक्शन, फिर अगला हम लिखने वाले पी a4, तो नीचे क्या आएगा a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन। क्या ये बात समझ में आ रहा है, एंड सो ऑन डॉट 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 पी। अगर यहां हम an लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो नीचे कितना आने वाला, a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन सो ऑन an माइनस ए, जनरलाइज हो गया। अब इस बात को समझ कि कभी कभी ए इंटरसेक्शन बी जो है, इसको पी ए यूनियन बी को हम सेट में पी ए बी भी तो रिप्रेजेंट करते थे, हाँ या ना बोल, ए बी लिखते, इसको ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख देते हैं, ए बी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही तो है, ए क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही तो है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात
इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? ये है आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्या है? हम साथ ही में इंडिपेंडेंट थ्योरम भी पढ़ाते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट भी पढ़ाते हैं। रीजन उसका ये है कि डेफिनेशन किसी को समझ में आए या ना आए, बहुत आसान है लेकिन वो काम का है नहीं, तो यहां से वो समझ में आता है, इसीलिए साथ हम आपके पढ़ा रहे हैं, वो है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट। अब समझ रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है। वैसे डेफिनेशन क्या कहता है वो भी समझ लें। डेफिनेशन कहता है कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे जब किसी एक का होना या ना होना दूसरे का होने या ना होने पे असर, यानी ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट डज नॉट या डू नॉट डिपेंड ऑन द अदर इवेंट, वाइस वर्सा। सिंपल। ए अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बात से बी पे कोई असर, या बी हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बात से ए पे कोई असर, तब वैसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। ये बेतुका बात है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। अगर हमें प्रूफ करना हो कि कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है तो हम कैसे करें? हमारे लिए काम का चीज हो, समझ पा रहे हो? तो कहता है कि अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो उसकी क्या कहानी बनेगी वो समझ गया कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन P A upon B सोच ले, P A upon B कितने के बराबर हो जाएगा? अरे एक बात बता, अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो B हो चुका है, इससे A को क्या मतलब है? कोई मतलब है क्या? वो P A ही है। अगर B हो चुका है इस बात से अगर A को असर पड़ने लगे तब वो इंडिपेंडेंट। अरे क्या ये बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से अगर कोई बी अपॉन ए हमसे पूछता है तो इस ए का कोई महत्व नहीं है, कितने के बराबर होगा? तो हमें प्रूफ क्या करना है वो समझ कि इससे ये फायदा हो गया कि अभी अभी जो हमने पढ़ा पी ए इंटरसेक्शन बी, उसका हमने फॉर्मूला लिखा पी बी पी ए अपॉन बी, हाँ या ना? लेकिन ये ए अपॉन बी इंडिपेंडेंट में ए अपॉन बी, ये क्या है? पी ए ही है। यानी आपको यहां से इंडिपेंडेंट के केस में मिलेगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग पी ए डॉट कितना। अगर इसको जो भी सेटिस्फाई कर जाएगा वो इंडिपेंडेंट होगा, और जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, यानी डिपेंडेंट होगा। क्या ये बात समझ में आई? ये कैसे हो रहा है ये क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन? मान लीजिए प्रॉपर्टीज में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए और बी हमने इंडिपेंडेंट इवेंट मान लिया। तो पहली बात, देन ए डैश एंड बी डैश, मतलब समझ रहे हो ना, कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट, आर आल्सो, ये भी आपस में क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। इसको प्रूफ करने की जरूरत, लेकिन जो इसमें जरूरी बात है वो समझेगा कि अगर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, दूसरी बात ये भी लिख लेगा, ए एंड बी डैश आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ए और बी डैश भी क्या होगा? इंडिपेंडेंट ही होगा। ये सब कहने की बातें हैं। ए डैश और बी भी क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। जरूरी जो बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि पी ए यूनियन बी, क्या बच्चे क्या लिखा आपने? पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला थोड़ा समझना इसको। पी ए यूनियन बी को क्या लिखा आपने? पी ए प्लस का पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, हाँ है ना? थोड़ा समझते जाना इसको। पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी, क्या लिखा? पी ए इंटरसेक्शन बी को अभी लिखा था पी बी डॉट पी ए अपॉन बी, हाँ है ना? और अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये कितने के बराबर है? पी ए प्लस का माइनस का पी ए डॉट पी बी, हाँ है ना? अरे आया? और थोड़ा और समझ कि इसी चीज को हम यहां से कॉमन कर ले, क्या कर ले? पी बी अगर कॉमन कर ले तो 1 माइनस, अच्छा पी बी इतना ही रहेगा। एक सेकंड, पी ए नहीं कॉमन हो सकता है क्या? इस दोनों में से पी बी कॉमन हो सकता है, पी ए बाहर बैठ जाएगा, ठीक है, इतना नहीं। एक चीज तो ये निकल के आ गया पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला, हाँ या ना बोल? एक तो यही रह गया। दूसरा हम इस पे और एक चीज डिराइव कर लेते हैं। इधर हो गया है क्या? ये दूसरा हो गया है क्या? ये थोड़ा सा हो गया, ठीक है। अब सुन ले मेरी बात कि इसी में एक चीज और ऐड कर लेते हैं, वो तो एक रिजल्ट हो ही गया। इसमें अगर हमसे कोई पूछ देता ऐसा, जनरलाइज कर लेंगे इसको भी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी,
क्या पूछ लिया बच्चे हमसे, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या पूछ लिया। इसका क्या मतलब अभी हमने बताया था कि बी में से हमें क्या हटाना है। अरे हाँ या ना, सेट में बताया था ना, ए है और बी है, ए है और, तो हमें ए नहीं चाहिए बी चाहिए, ए नहीं चाहिए तो हमें केवल कौन सा पोर्शन चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखते थे, याद आ रहा है, एन ए एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, यही लिखते थे सेट में, बस यहाँ प्रोबेबिलिटी है ना। अच्छा एक बात बता, क्या इस चीज को हम ऐसे लिखे क्या, पी बी माइनस का पी बी पी ए अपॉन बी, हाँ या ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिखे इंडिपेंडेंट के केस में, अरे आया नहीं आया, तो क्या हम इसको ऐसे लिखे क्या, अरे हाँ या ना, तो क्या हम इसको ऐसे लिखे क्या, सोच तो, अरे आया क्या, सीधा सीधा पी ए कंप्लीमेंट और क्या लिख दिया पी बी, सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला हो गया, हमको रट्टा मारने की जरूरत है ही नहीं, बन कैसे रहा वो भी दिख गया हमें, क्लियर है। तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और क्या बच्चे, इंडिपेंडेंट इवेंट। इस पे क्वेश्चन करके दिखाते हैं किस तरीके से चलता है क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर फटाफट इतनी चीज। अब ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपके कंडीशनल क्वांटिटी के साथ कैसे चलता है या डायरेक्टली कैसे करना है, हम उसकी चर्चा आपको करके बताते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ताकि क्लियर हो जाए कि किस तरीके से काम करना है। जैसे लिखेगा क्वेश्चन, कह रहा है एन ऑन कंटेन्स 10 black balls, 5 white balls, full stop। आगे कह रहा है 2 balls are drawn, 2 balls are drawn from the earth, one after the other, one after the other। आगे कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज black and second ball is white। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज व्हाइट। अब इसको हम दोनों चीजें से बताते हैं, अगर डायरेक्ट कैसे करना है और कहानी क्या है वो भी हम आपको बताते हैं, थोड़ा समझेंगे, ठीक है। अच्छा कहानी क्या है कि हमारे पास 15 बॉल है, जिसमें 10 क्या है ब्लैक और 5 क्या है व्हाइट, और उसमें से हमें 2 बॉल निकालनी है एक एक करके, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट भी है, मतलब जो बॉल हम निकाल रहे हैं उसको हम वापस डाल देंगे, बॉल बाहर निकाल के रख देंगे। तो हमें पहला ब्लैक बॉल और दूसरी व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हम पहले आपको आंसर बता देते हैं थोड़ा समझने के लिए, कि पहला बॉल जब हम निकालने गए तो हमारे पास ब्लैक कितना था 10, कितना था 10/15, सोच ले, या आप इसको जो बोल रहा है बच्चा 10C1/15C1, बात एक ही है, क्योंकि एक ही निकालना है तो हम 10/15 लिखेंगे। अगर हमें 2 ब्लैक बॉल चाहिए था शुरू में तो हम 10C2/15C2 लिखते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमारा ब्लैक बॉल निकालने की बात हो गई, हाँ या ना। ये आ गई आपके पास P गेटिंग फर्स्ट बॉल ब्लैक, हाँ या ना। और जब हम दूसरा बॉल निकालने गए तो अब हमारे पास बॉल कितना था टोटल 14, कितना, उसमें ब्लैक बॉल कितना था, ब्लैक बॉल कितना था, ब्लैक बॉल कितना था 9, ब्लैक बॉल कितना था 9, और व्हाइट कितना था। हमें निकालना क्या है, व्हाइट या ब्लैक, व्हाइट, यानी सीधा सीधा बात है कि हम अगर P गेटिंग सेकेंड बॉल व्हाइट अगर ले लें, सेकेंड बॉल क्या ले ले बच्चे व्हाइट, तो ये सीधे आने वाला है कितना बच्चे 5/40, हाँ या ना। तो जो आंसर आने वाला रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बच्चे
हम इसकी कहानी बता रहे हैं, पहले थोड़ा सा आसान कर लिया आपके लिए। वो आने वाला है 10/15 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई कितना बच्चे 14। हाँ या ना बोल, 5 तिहाई 15, 14 तिहाई 42, 10/42। हाँ या ना, 5 21, यानी ये आ गया 5/20। कितना बच्चे 5/, ये आंसर हो गया। लेकिन कहानी बन कैसे रही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है समझ। पहले तो तुमने ए इवेंट मान लिया जिसमें हमने एक ब्लैक बॉल निकाला, गेटिंग ब्लैक बॉल। इस बात को समझना थोड़ा, तो तुम्हारे पास पी ए निकल चुका है और पी ए कितना है बच्चे 10/50। हाँ या ना। लेकिन जब तुम दूसरा बॉल निकालने गए हो तो अब पहले ही से एक ब्लैक बॉल निकल चुका है, यानी अब तुम निकाल क्या रहे हो समझना, तुम निकाल रहे हो व्हाइट बॉल when we have a black ball। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या ना, यानी तुम अगर मान लो कि ब्लैक बी को तुम मान रहे हो व्हाइट बॉल, क्या मान रहे हो बच्चे, तो तुम बेसिकली निकालने जा रहे हो पी बी अपॉन, अरे हाँ या ना। तो जब तुम ये चीज निकालते हो तो तुम्हारे पास फॉर्मूला वही है, अभी पढ़ाया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में यही चीज तो है जो हमने लिखा है, पी बी अपॉन ए। तो पी बी अपॉन ए हमारे पास है कितना, अरे हाँ यार। और जैसे ये चीज आ गई, हमें ये दोनों चाहिए ना, तो हमें क्या निकालना है, और इसको कैसे लिखेंगे, पी ए डॉट पी ए कितना और ए कितना, आंसर कितना। कहानी ये है, ये है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, लेकिन बन तो यहां भी रहा है। यानी हमारा अगर कॉमन सेंस ठीक ठाक चल रहा है तो हम ये सारे उलझन, ये बात खुद ही समझ में आ रहा है कि हम अगर एक बॉल निकाल चुके हैं तो ब्लैक तो हमें मिल चुका है, तो दूसरा हमें व्हाइट ही निकालना है। कब, जब हमें एक ब्लैक, अरे हाँ यार, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है, डायरेक्ट क्यों ना कर, बेहतर समझ में आ रहा है। नोट कर, एक क्वेश्चन देते हैं, खुद के आंसर बता सीधे फटाफट। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, three cards are drawn, successively without replacement। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। आगे क्या कह रहा है, विदाउट, फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स मतलब समझ में आ गया 52 कार्ड्स। हाँ या ना। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that first, second and third, first, second, third cards are jack, queen and king respectively। चले आंसर बताया फटाफट, ज्यादा सोचना नहीं है, जैसे बताया वैसे सीधे सीधे आंसर लिखना है। अब वो हो गया, कहानी अब बेसिक खत्म हो गई। अब उसमें ज्यादा नहीं सोचना, सीधे आंसर लिखो, आगे बढ़ो। क्या हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएं? अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं तो हम सीधे पहले इधर लिख देते हैं। सबसे पहला क्या निकालना है, जैक, तो पी जैक निकालना है। फिर क्या निकालना है, किंग निकालना है, क्वीन निकालना है। क्वीन निकालना है जब जैक हो चुका, हाँ या ना। और फिर क्या निकालना है, किंग जब जैक और, क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन हमारा ये क्या है, सीधा सीधे देखना इधर। पहला, सबसे पहला कार्ड निकालने गए तो हमारे पास कार्ड कितने हैं 52, और निकालना क्या है हमें, जैक कितने होते हैं 4, कितने 4/52। हाँ या ना, मल्टीप्लाई। अगला क्या निकालना है, क्वीन 4/51। सोच ले, अगला क्या निकालना है, किंग
4/50, हाँ या ना बोल। बात समझ में? सीधा एक लाइन में आंसर लिखना, ज्यादा सोचना नहीं है। 4/52 यानी 1/13, हाँ या ना? ये 4/51 का कुछ नहीं कर सकते, रहने दे। और 4/25 का 2/25, हाँ या ना? सॉल्व कर लेना, आंसर ही नहीं है। आगे चले, अरे हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा और लेने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो काम थोड़ा और मजेदार बनाए। कह रहा है डाई मार्क 1 2 3 in red, 1, 2, 3 in red। आगे क्या कह रहा है? and 4 5 6 and 4, 5, 6 in green is tossed full stop। let A be the event इवेंट दिया है, द नंबर इज इवन, ठीक है। एंड बी बी द इवेंट, द नंबर इज रेड। तो आगे क्या रहा है? आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, A and B are independent। केवल चेक करके बता दो कि क्या इंडिपेंडेंट है क्या, फटाफट। ठीक है, तब तक हम अगला क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन है आपके पास अगला, 3 persons work independently। 3 persons work independently on a problem, if the probabilities that they will solve it are 1/3, 1/4 and 1/5, then find the probability that none can solve it। अगला क्वेश्चन है, the probability of hitting a target by 3 marksmen, A, B and C are 1/2, 1/3 and 1/4 respectively, find the probability that only one of them will hit the target when they fire simultaneously, बात समझ में आ रही है? चल, इसका बताएगा कोई क्या इंडिपेंडेंट है या नहीं है? इंडिपेंडेंट है, नहीं है? अच्छा ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पी ए कोई बताएगा? पी ए मतलब ए क्या माना है? ए द इवेंट द नंबर इज इवन मतलब 3/6, हाँ या ना वो, यानी 1/2। और बी क्या है? बी है
बी इज द, बी किधर लिख दिया हमने, हाँ, बी बी द इवेंट, द नंबर इज रेड, रेड कितने पे मार्क है, 3 पे, तो ये 3/6 कितना हो जाएगा, 1/, अच्छा पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल ले, पी इंटरसेक्शन बी में मतलब जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में इवन बी और रेड बी हो, इवन बी और, तो इवन बी और रेड बी हो, ये डाई -1 to 3 रेड, ये लिख दूं, यानी केवल कितना 1/6, हाँ है ना। तो हम अगर पी ए यूनियन बी निकाले, अगर ये इंडिपेंडेंट होना है तो ये कितने के बराबर होना है, पी ए डॉट पी बी के बराबर होना है, हाँ या ना। लेकिन पी ए हमारा 1/2 है और पी बी भी 1/2, 1/4 नॉट इक्वल टू 1/6 यानी इंडिपेंडेंट। क्या ये बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन है? चल उस क्वेश्चन में देखेगा आप, ये मिटा ले, ऊपर वाला हो गया है। कह रहा है कि 3 पर्सन इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, कैसे, मतलब उनको दूसरा क्या कर रहा है ये बात उन्हें पता नहीं है, उनका फर्क नहीं पड़ रहा है, और उनको कोई एक क्वेश्चन दिया जा रहा है और कहा जा रहा है सॉल्व करना है, क्या करना है, तो जब उनके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/3 है, 1/4 है और 1/5 है, तो कह रहा है वो प्रॉब्लम किसी से सॉल्व नहीं होना चाहिए, किसी से सॉल्व, यानी ए से भी सॉल्व नहीं होना चाहिए, बी से भी सॉल्व नहीं होना चाहिए और सी से भी, यानी बेसिकली रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है पी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, अरे हाँ या ना। अगर हम बोलते ए से सॉल्व होना चाहिए बी और सी से नहीं होना चाहिए, सुन ले, ए से होना चाहिए बी और सी से, तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट लेते, हम बोलते सी से होना चाहिए बी से होना चाहिए ए से नहीं होना चाहिए, तो हम बोलते ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सर कैसे निकाले, एक तो रीजन इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये बात तो सभी को पता है कि ये सीधा सीधा ऐसा दिखेगा, अरे हाँ या ना, सीधा सीधा ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम जानते हैं, क्योंकि अगर हम इसको लिखना चाहें तो जनरली इसको लिखा कैसे जाता है, ये बात समझिए, पी क्या लिखते हैं यहाँ पे, ए कंप्लीमेंट लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखते हैं, पी बी अपॉन बी कंप्लीमेंट अपॉन ए कंप्लीमेंट, और पी सी कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट में कोई फर्क, ए ऐसा दिखेगा। अब हमारे पास पी ए दिया है, पीबी दिया है, पीसी दिया है, तो हम सीधे सीधे लिख दे रहे हैं, 1 माइनस पी ए ही पी कंप्लीमेंट होता है, तो सीधे लिख रहे हैं 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1/, दैट इज 3 माइनस 1 कितना 2/3 डॉट 4 माइनस 1 3/4 डॉट 4/5, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आ गया 2 आया। अब इसमें थोड़ा देख, बेसिकली जेई में इस तरह के क्वेश्चन पूछा हुआ है बॉम्बार्डिंग वाला, कि कोई एरोप्लेन जा रहा है और किसी टारगेट को बॉम्ब से मारना है या हिट करना है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टारगेट हमेशा दूसरी एरोप्लेन द्वारा हिट किया जाए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत उलझ जाते हैं बच्चे। टारगेट किसके द्वारा हिट होना चाहिए, दूसरे एरोप्लेन द्वारा, किसके द्वारा, तो पहला मिस करेगा तभी तो दूसरा मारेगा, यानी पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पीबी, खत्म। अरे नहीं आएगा, पहला मिस कर गया तो दूसरा हिट कर गया। अगर मान ले पहले की हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और दूसरे एरोप्लेन की हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो हमें किसके द्वारा हिट करवाना है, तो पहला 1 माइनस 1/2 मिस कर गया और 1/3 मल्टीप्लाई कर गया, हिट कर गया। कितना छोटा सा है, ज्यादा उलझना नहीं। हम बोल रहे हैं अगर क्लिक हो गया तो सेकंडों में, नहीं क्लिक हुआ तो गए। इसमें वो ज्यादा उलझना नहीं है कि कंडीशनल है, ये बेस है, ये टोटल नहीं, क्वेश्चन है, बस आंसर आना चाहिए। नहीं तो लिखने का तरीका अभी हम आपको बताया किस तरीके से लिखना है, लेकिन वो सीधा सीधा बात है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ट्राई मार फटाफट, अगर करना चाहते कुछ। ए वाला मिटा ले, नीचे वाला ओनली वन क्या है, ओनली अभी बताया था इसका स्टेटमेंट आपको। सोच के बता फटाफट आंसर।
ठीक है, तो 11/24 बिल्कुल सही है। कैसे बन रहा है आप देख, मान ले ए बी सी, क्या मान ले, तो पी ए हमारे पास कितना दिया है बच्चे 1/2 और पी बी कितना दिया है 1/3 और पी सी कितना दिया है, कह रहा है एग्जैक्टली एक ही हिट करना चाहिए, एग्जैक्टली एक। तो यानी ऐसा समझ कि P अगर A हिट करेगा तो B को हिट नहीं करना है और C को हिट, सही बात है, या फिर प्लस A हिट नहीं करेगा B को करा ले और C को भी छोड़ दे, हाँ या ना वो, या फिर A को भी हिट मत करा, B को भी हिट मत करा, C से हिट करा ले। और कोई केस बन सकता है क्या, नहीं, एग्जैक्टली एक में यही 3 केस बनेगा। अगर मान ले क्वेश्चन बदल देता, बोलता कि एग्जैक्टली 2 से हिट होना चाहिए, किससे, तो A B हिट करता तो C नहीं करता, A C हिट करता तो B नहीं करता, और B C हिट करता तो A नहीं करता, एटलीस्ट 1 बोलता, क्या बोलता, तो तीनों से हिट करा के उसको सबट्रैक्ट कर दे, पूरा नहीं करे, थोड़ा दिमाग करना, एटलीस्ट 1 हिट करना चाहिए, यानी तीनों से तीनों हिट करे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी एक ऐसा केस होगा जिसमें वो तीनों हिट, तो 1 में से उसको क्या कर ले, सबट्रैक्ट कर ले। क्या ये बात समझ में आ रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं, बाकी एक कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसको लिखना चाहा जाए तो ये पी ए पी बी डैश पी सी डैश, हाँ है ना, पी ए कितना है 1/2, हाँ है ना, पी बी डैश है 3, तो 3 माइनस 2/3, हाँ है ना, और ए हमारा 3/4, कोई कंफ्यूजन, प्लस ए अभी भी 1/2 है, पी बी हमारे पास 1/3 है, और पी सी जो है वो हमारे पास 3/4 है, हाँ है ना, प्लस पी ए हमारे पास 1/2 है, पी बी डैश हमारे पास 2/3 है, और पी सी हमारे पास कितना है 1/4 है, आया ना, 3 दूना 6 चौका 24, 3 दूना 6 चौका 24, 3 दूना 6 चौका 24, 24 हो गया क्या, नीचे आ गया 3 2 6, 6 3 9 और 9 2 11, 11 अपॉन कितना 24 इज द राइट। क्लियर है बात। अब इस पे हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो पीवाई क्यूज करेंगे, कुछ इसमें इन्वॉल्व है, कुछ और पीवाई क्यूज हम लोग करेंगे, लेकिन बेस, टोटल और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के बाद, पीवाईक्यू पूरा खत्म हो जाने के बाद। तो अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें आपका पढ़ेंगे क्या क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस खत्म। क्लियर है, चलिए आज की सारी समाप्त कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।